नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की सीरीज कर रहे थे ईवीएस सेक्शन। आज उसका क्लास 8th है, 8वां वीडियो है। ये पेपर 11 तारीख को हुआ था, उसका आज ईवीएस सेक्शन करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, इसके वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। मित्रों, हम ईवीएस सेक्शन में एक एनसीईआरटी की नोट्स करेंगे। इस एनसीईआरटी के नोट से आप देखेंगे कि लगातार जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे आप पीछे के सातों वीडियो आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? इसी एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को कर लेते तो आपको ईवीएस सेक्शन में 30 100% मिलने के चांसेस हैं। आप एक बार एनसीईआरटी के उस सेक्शंस को जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हुआ था 11 तारीख को, 11 तारीख का पेपर है ये। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ईवीएस का, क्या कहता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल और चटनी है? आप लोग जानते हैं इडली, बड़ा, डोसा कहाँ खाया जाता है? भारत के दक्षिण में, मतलब दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का एक प्रिय भोजन है इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल, चटनी। तो दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना और गुजरात। गुजरात कहाँ है? पश्चिमी भारत का है, हो नहीं सकता। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा कहाँ है? पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का भाग है, हो नहीं सकता। आगे देखें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये कहाँ है? ये दक्षिण भारत का भाग है, और गोवा और केरल भी दक्षिण भारत का भाग है। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इसका जो आंसर सही होगा वो होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में इस ऐसी डिशेज़ का, मतलब जो भी डिश है, इनका उपयोग किया जाता है खाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा अगर यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले बार भी किया था। क्या कहता है कि चंडीगढ़ से कहाँ? महाराष्ट्र मुंबई के बीच में। इसको हम ऐसे देखते हैं, ये भारत का मैप है। इसमें आप देखिए ये कहाँ पे है? हरियाणा के पास क्या है? चंडीगढ़। दिल्ली के पास है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से अगर हम जाते हैं तो इसको हम ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब एक राज्य ऐसा होगा जो है पंजाब, जो कि कहाँ नहीं पड़ेगा? इसके बीच में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? पंजाब। इसके पहले भी जितने भी जो भी क्वेश्चन आया था उसके ऑप्शन भी कहाँ सही हुए थे? पंजाब ही सही हुए थे। ठीक है, इसको आप एक बार भारत के थोड़ा से मैप को आप देखना है कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं, क्या उनकी वस्तुस्थिति है, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। क्या दिया था? कि मैं उस शहर से आई हूँ। किस शहर से? जो एक पहाड़ी सत्र है, पहाड़ भी है वहाँ पे। यहाँ वर्षा बहुत होती है, मतलब पहाड़ भी है और वर्षा भी बहुत हो रही है। ठीक है, बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है, बहुत बर्फ़ पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने हैं। किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं और लकड़ी के बने हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ तो पड़ती है लेकिन बारिश भारी मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे धूप में लोग सेकते नहीं हैं। लद्दाख में बर्फ़ बहुत पड़ती है लेकिन वर्षा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा बहुत होती है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की ये वस्तुस्थिति पूरी तरीके से तर्कसंगत होती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, बरसात भी बहुत होती है।
हिमाचल प्रदेश में वर्षा किससे होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से इसमें वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ के जो घर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? लकड़ियों के। किसके? लकड़ियों के और पत्थरों के यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कह रहा है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 18/12/2024 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पर। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप आते थे ऐसे, उसमें समय दिया रहता था, पर इसमें आपको समय निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आप 23:45 में, कहीं आप 23:45 में 7:45 को नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे? एक दिन में पूरे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 में हम क्या घटा लेंगे? 23:45 घटा लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे 0 है, किंतु जब इसमें से एक हासिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा वापस आ रहा, तो 1 घंटा कितने मिनट में बदलेगा? 60 मिनट में बदलेगा। अब 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, ये तो 0 हो गया, मतलब ये 15 मिनट का टाइम बच गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं? 7 बजे मतलब 24 बजे तक ये था, उसके बाद 7:45 और प्लस 15, ये कितने हो गए? 8, पूरे 8 घंटे हो गए। ठीक है, पूरे 8 घंटे। अब हमको समय निकल गया मेरा, 8 घंटे हो गए। चाल बराबर क्या होता है? वही दूरी बटे समय से। किससे? दूरी बटे समय से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी है? 432 और समय कितना था? 8। 8 पंचे 40 और 8 चौ 32, 54 आ गया। 54 किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटा में आया। ठीक है, इसको हम आंसर के मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 54 को हम करेंगे 5/18 से गुणा। 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 5 तिहाई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया। कितना आया? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले पेपर में किया है। देखिए हूबहू क्वेश्चन से ही पूछ लिया जा रहा है। अगर जो पेपर में आया तो अगर आप पेपर को कर रहे हैं लगातार, जो पेपर पूछा जा रहा है आपको वहीं से ही ये सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ को करते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहीं NCERT से ही क्वेश्चंस को उठा लिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन से हैं? चूहा और गिलहरी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे चूहा और गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? कि इनके जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये काटते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कन्नौज जिला किस राज्य का भाग है? कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? क्या कह रहा है? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पर मरुस्थल होगा वहीं पर रेत का टीला पाया जाता है। क्यों? जैसे मरुस्थल की में जो रेत होती है, बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो वो रेत को उड़ा ले जाती हैं, और उड़ा ले जाने के बाद ऐसे ऐसे टीले के रूप में बना देती हैं। ऐसे ऐसी संरचना बन जाती है जो टीले के नुमा दिखाई पड़ती है। तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड में कोई मरुस्थल नहीं है। उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश में भी नहीं है। बर्लिन राजस्थान, बर्लिन में भी नहीं है। इसके आगे क्या कौन सा ऑप्शन बचा? अबू धाबी और अफगानिस्तान। हाँ, अबू धाबी और अफगानिस्तान ये दोनों क्या हैं?
रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। क्या कह रहा है कि भोपाल जो है वो बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। कह रहा है कि भोपाल जो है बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु, और यह है भोपाल। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, ये है। और गांधीनगर गुजरात के ठीक पश्चिम में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था गांधीनगर से के सापेक्ष बेंगलुरु की स्थिति पूछा था। क्या पूछा था? गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। तो गांधीनगर यहाँ पे था, ये था बेंगलुरु। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूरब, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैप आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपको मैप के साथ करा दे रहे हैं, क्या कि आपको कोई परेशानी ना हो। निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन क्या होगा? ब्रांच क्या किससे बनता है? तीनों जस्ता से नहीं, तीनों जस्ता से ब्रांच नहीं बनता है। एक यौगिक है, गलत है। ठीक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह किसका है? कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। कौन सा? ब्रॉन्ज। किसका है? कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। इसमें कह रहा है कि सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। सेब मुरब्बा, सेब का भी मुरब्बा बनाया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, ये तो करता है, ये सही है। दूध और पनीर, दूध का पनीर जरूर बनता है लेकिन दूध भी जल्दी खराब हो जाता है, पनीर भी जल्दी खराब, मतलब एक संरक्षण चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा 2, दूध और पनीर। ठीक है, कच्चा आम का अचार बना करके इसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और दाल को पापड़ बना के। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूध और पनीर को संरक्षित नहीं किया जा सकता। आपको तो थोड़ा सा दिमाग, बस आप थोड़ा सा सोचेंगे ये क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रिब्रो कहते हैं? क्या कहते हैं? और रिब्रो कहते हैं। यहाँ के जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है लेह और लद्दाख। कौन सा स्थान है? इसको कहते हैं लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख में ये चीज़ें कही जाती हैं। ठीक है, किसमें? लेह और लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी संघ शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8। हमारे देश में कितने राज्य हैं? राज्य कितने हैं? 28। और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र अरब सागर पर स्थित हैं। हमने पहले ही बताया था आपको, अगर ये भारत के मैप को समझा जाए, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में देखें केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है? केरल है। यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। ये गोवा का भाग है और ये महाराष्ट्र का भाग है। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र कहाँ पे हैं? अरब सागर के पास। ठीक है, ये कहाँ पे? अरब सागर पे। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पे है, किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी का भाग है। उड़ीसा कहाँ पे है? यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी का भाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सही आंसर हो जाएगा? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। छाऊ नृत्य किस राज्य का है? सामान्य लोगों का नृत्य, लोक नृत्य है छाऊ। छाऊ कहाँ का है? छाऊ है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। कौन सा नृत्य? छाऊ नृत्य। ठीक है, सतरिया कहाँ का था? असम का। ठीक है, गरबा कहाँ का है?
गरबा है, गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा है गुजरात का। ठीक है। कथकली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगला ऑप्शन, केचुए के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है? केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। ये एकदम सही बात है। केचुआ जो खेत में बनाते हैं ये उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है वायु अमृत के लिए पहुंचने के लिए। केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, ये भी सही है, ये दोनों सही है। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये गलत है, केचुआ कोई खरपतवार को नहीं बचाते हैं। केचुआ का मल मृदा को उर्वरा और उपजाऊ बनाता है, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए, बी और डी सही हो जाएगा। देखते हैं ए, बी और डी कहाँ पे है। यह इसका 4th नंबर ऑप्शन है, ए, बी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। भाई मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे हैं? कह रहा है कि विद्यार्थी कहीं से भी शिक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो विद्यार्थी कहीं से भी शिक्षा में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिश्रित लर्निंग मोड मतलब सारी मोड को आप मिश्रित कर लें, जिसमें क्या नाम है, जैसे कि आप जैसे आपके द्वारा जैसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, तो क्या मिश्रित लर्निंग मोड, सॉरी, बच्चे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिल जाता है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों पर घर समुदाय में पूरक गतिविधि में पूरा कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और डी ऑप्शन, ए, बी और डी ऑप्शन, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन या सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है। समकालीन शिक्षण की क्या कौन सी विशेषता है? तो विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये तो है। ये किसका है? मिश्रित शिक्षण की व्यवस्था है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, ये समकालीन शिक्षण की व्यवस्था है। क्या है? कि वास्तविक समय में बात करने में वो सक्षम है। जब ये शामिल होते हैं विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य पुस्तक वस्तु मिल जाती है, ये भी सही है। मतलब जो इसका सही आंसर है वो ये। ठीक है, आगे बढ़। आगे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर कहता है स्वाति जो है कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। जिसका उद्देश्य था विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है? पौधों के भागों की तरफ, कि पौधों और पेड़ों के बीच अंतर की तरफ, कि पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ, कि मानव के लिए पौधों का महत्व। आपने देखा भाई कि इन्होंने जो बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ की वीडियो दिखाई थी, उसमें सभी पौधे के आकार, उनके पत्ते, तने, फूल आदि के बारे में विद्यार्थियों से उन्होंने चर्चा की थी। तो सीधी सी बात है, जब इस सारी इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं किसका? पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता का। किसका? पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता का। ठीक है भाई, सबके पत्ते अलग होते हैं, तने क्या होते हैं, फूलों क्या। आप इसको अब ऐसे समझिए कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि आपको क्या दिखाना चाहिए, तो आप इसके ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका जिसकी थीम क्या थी? खाद्य। पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। क्या कहती है? सर्वेक्षण करना। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? इसमें क्या करेगा? करें कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। हाँ,
विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना इसका उद्देश्य हो सकता है। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना इसका कोई उद्देश्य, क्योंकि छोटा बच्चा है उसके सर्वेक्षण करने की क्या कौशल क्षमता का आप आकलन करेंगे। आपका जो उद्देश्य है कि बच्चा खाद्य संरक्षण विधियों को सीखे उनका सर्वेक्षण के माध्यम से, ठीक है। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना ये भी सही है, और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये क्या, ये बड़े बच्चों का, ये छोटे बच्चों का नहीं है, इसीलिए तो देता कक्षा 5 के बच्चों का। आपको जो ध्यान, जो आंसर निकालना है कक्षा 5 के बच्चों का, ये लगेगा सही है, लेकिन आपको निकालना कक्षा 5 के बच्चों के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा, ठीक है, ए, सी और डी, ठीक है, ए, सी और डी आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? कौन से उद्देश्य हैं भाई ईवीएस के? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो संबंधों का पता लगाने की बात कर रहा है, ये आंसर इसका सही है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी, जागरूकता विकसित करना इसका उद्देश्य है। पृथ्वी को मानव एवं जीवांत रूपों के आवास के रूप में समझ विकसित करना, ऐसी कोई उसका उद्देश्य। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये भी कोई, तो जो इसका उद्देश्य है वो ए और बी इसका सही आंसर है। क्या है? ए और बी आंसर इसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप छोटे बच्चों के अनुसार आप आज ये शिक्षक अगर आप सोचेंगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बहुत अच्छे से दे लेंगे। क्या कहता है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या मानदंड है? उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण करें। हाँ, जब भी आपको ये सामूहिकरण जैसी चीजें मिले आप बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं और समावेशी शिक्षा में ये सामूहिकरण, अलगकरण, पृथककरण ये सारी चीजें नहीं होती, सबको एक साथ लेकर के शिक्षा की बात होती है। ठीक है, ये सामूहिकरण है, गलत हो जाएगा। सामूहिकरण है, लिंग के आधार पर गलत हो जाएगा। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकें, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। हाँ, सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर अगर समूह बनाते हैं तो बच्चों में एक भावना क्रिएट करते हैं, तो उनका एक क्रिएटिव जो क्रिएटिव संज्ञानात्मक शिक्षण की बात करता है कि हम बच्चा और शिक्षक, छात्र और शिक्षक क्या हो, एक क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं, एक सक्रिय शिक्षा की भूमिका निभाते हैं। कैसी शिक्षा? सक्रिय शिक्षा की भूमिका निभाते हैं। तो ये उस चीज़ को सही करता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th नंबर से हो जाएगा। ठीक है, तो 4th नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। क्या प्रकृति है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। हाँ, कैसी शिक्षा हम चाहते हैं? समावेशी चाहते हैं, प्रासंगिक चाहते हैं और कैसी? थीम आधारित। ये ईवीएस के पाठ्यचर्या की वर्तमान में प्रकृति है। ठीक है, एकीकृत अनुभवात्मक, एकीकृत हमने पहले कहा था, एकीकृत जहाँ जाएगा आपको नहीं लेना है। अनुशासनात्मक कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा बच्चा है। एकल विषय कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर से हो जाएगा वो सही हो जाएगा, समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, कोई भी गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़वादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। आपको देखना है कि इसमें समावेशी शिक्षा का क्या योगदान है। हमेशा कहानियाँ मज़ेदार, मनोरंजक होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक हों। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी? भाई कौन से क्रियाकलाप के लिए वो कहेगी? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाने के लिए कहेगी, क्योंकि मानचित्र में अभी आप ही दिशा का पता लगा रहे थे। कैसे कि भोपाल से बेंगलोर की दिशा और गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा, तो ये तो करेगी। ठीक है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना ये भी कहेगी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, कैसा मानकीकृत मानचित्र बना सकता है। ठीक है। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना ये भी सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना ये भी सही है, कि उसने कौन से मानचित्र की में क्या प्रतीक बनाया, उसकी क्या व्याख्या होगी ये। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए, बी, सी और डी सी हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी और डी सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं। जो भी स्थानिक रूप से मतलब उस स्थान विशेष में जो भी सामग्रियां उगती हैं उसी से वो अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए शिक्षिका क्या सिखाना चाहती है बच्चों को? भाई बच्चों को वो ये तो जरूर बता रही होगी कि आप चीज़ों को पहले देखें, विश्लेषण करें किस चीज़ का कि क्या है, और विश्लेषण करना किससे, कि एक तुलनात्मक विश्लेषण की बात कर रही होगी। किसके? तुलनात्मक। किसका? मुंबई के तुलना राजस्थान के मकानों से, राजस्थान के गांव के मकानों की तुलना मुंबई के शहरों के मकानों से, तुलनात्मक विश्लेषण की बात कर रही होगी। तो कैसी? तुलना करना और विश्लेषण करना, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। कौन? उसके विद्यार्थी। कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? जैसे आप पहले दीपावली की छुट्टी होती थी, होली की छुट्टी होती थी, तो एक लेख टाइप में मिलता था कि आपको इस पर एक लेख लिख के आना है। तो ऐसे विद्यार्थियों को काम मिल गया, गतिविधि काम, उनका व्यवहारिक ज्ञान को चेक करने के लिए। तो जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में बनाएं। ये बच्चा है यार, फिल्म कहाँ बनाएगा? एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण करना, इससे कोई मतलब नहीं है। पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, हाँ बातचीत तो बिल्कुल कर सकता है। प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। हाँ भाई, जो परिवार एक दिन में कितना पानी उपयोग करता है, अगर उसकी मात्रा का अनुमान लगा लिया जाए तो ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि एक दिन में वो परिवार कितना पानी खर्च कर रहा है, तो उसकी उपयोगिता को लाया जा सकता है। तो बच्चा इतना तो कर ही सकता है। तो ये जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? कह रहा है प्राथमिक स्तर पर। अब आपको ध्यान देना है, ये प्राथमिक स्तर की बात करें। पाठ्य पुस्तकें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती हैं, बस एक रेफरेंस के लिए यूज होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्या अभिन्न अंग है, अभिन्न घटक की बात करें। बच्चों का वातावरण बहुत जरूरी चीज़ है। अगर बच्चों में वातावरण होगा पर्यावरण के प्रति, तो बच्चे पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बच्चों का वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मापदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? कौन से मापदंड है जिसे आप प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए सबसे सटीक मानेंगे? इसका जो आंसर सी होता है तो क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के शुरू से ही लिंग, जाति और धर्म से संबंधित जो भी रूढ़िवादिता को खत्म करने की बात होगी। ये कैसी शिक्षा की बात करता है? समावेशी शिक्षा की बात। आपको याद रखना है कि जहाँ भी आपको समावेशी शिक्षा की चीज़ें मिले, आपको उन चीज़ों को सही मान के चलना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए, नहीं भाषा की रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, ये भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। हाँ, पाठ्य पुस्तक कैसी हो? सचित्र हो। छोटे बच्चों की किताबों में बहुत सारे कलरफुल चीज़ें बनी होती हैं। इसका जो आंसर से हो जाएगा वो ए और डी से हो जाएगा। कौन सा से हो जाएगा? ए और डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान लगाए, छोटा बच्चा है, इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप ये आंसर एकदम सही है।
कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। भाई कक्षा 5 का बच्चा है, उसको हम लिंग की रूढ़िवादिता सिखाने के लिए सबसे अच्छा संसाधन क्या हो सकता है। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करा। ठीक है, जो भी सदस्य हैं उनके बीच जो भी कार्य हैं, उनके क्या कौन से काम हैं, उसके आवंटन का आप घरों में एक सर्वेक्षण करा दीजिए। ये बहुत सही हो सकता है, ये बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करने का। अखबार में लिंग सशक्तिकरण की कहानियाँ बहुत सारी चलती रहती हैं, सफल महिलाओं की कहानियाँ चलती रहती है। इसमें एक ही जेंडर की बात हो रही है, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या, ये भी तो इसमें जी क्या है, इसमें दोनों जेंडर की बात होती है और तुलनात्मक रूप से, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करनी है। कैसी शिक्षा की बात करनी है? समावेशी की बात करना है। समावेशी में सारी चीज़ें आती हैं, एका शिक्षा की बात नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। कैसे? रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल के दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? विवरणात्मक रिपोर्टिंग नहीं। विवरणात्मक रिपोर्टिंग कैसे उपयुक्त होगी? ये तो है ही नहीं, क्योंकि उस दक्षता कौशल की बात कर रहा है। अक्षरों में ग्रेड नहीं, ये भी दक्षता को नहीं दिखाता। क्रम निर्धारण मापनी, हाँ क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी क्या करता है? दक्षता को दिखाता है कि कौन से क्रम में आपका बच्चा है। पहले क्रम में है तो उच्च बहुत दक्ष है, दूसरे में है, तीसरे में है, 10वें में है। तो इस प्रकार से ये क्रम निर्धारण मापनी दक्षता के स्तर का विवरण देता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्रम निर्धारण मापनी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो आने वाली अपडेट है वो मिलती रहे। और नए वीडियो आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं, पेपर को करते जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।